एक छोटी सी मदद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक और नई कहानी में। आज सुबह से ही बदन में बहुत दर्द हो रहा था। जैसे तैसे उनके लिए नाश्ता बनाया। लंच पैक नहीं करने की गिलानी थी, सो अलग से। शुक्र है कि आज बच्चों की छुट्टी थी। घड़ी की तरफ देखा तो 9:30 बज रहे थे। सोचा एक चाय अपने लिए बना लूं और एक पेन किलर ले लूँगी। तभी दरवाजे की घंटी ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। रसोई से ही आवाज़ लगाई कि आती हूँ। दरवाज़ा खोला तो एक गरीब बूढ़ी महिला मेरे दरवाजे पर थी। उसका मलिन चेहरा देखकर मुझे उस पर तरस आ गया और पूछा, अम्मा भूख लगी है क्या? मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे पर खुशी और दुख के भाव एक साथ दिखाई दिए। मैंने कहा, अम्मा आ जाओ, अंदर बैठ जाओ, मैं देखती हूँ कि कुछ खाने को है या नहीं। वो हाथ से नहीं का इशारा करके वहीं दरवाजे पर ही बैठ गई। मैं वापस रसोई में आई और सोचा कि अब क्या करूं। फ्रिज में देखा तो रात की थोड़ी सी सब्जी और थोड़ा सा गुथा हुआ आटा रखा था। जल्दी से गैस पर तवा रखा और रोटी बनाने लगी। इतनी देर में तवा गर्म हुआ। मैंने सब्जी को भी माइक्रोवेव में गर्म करने के लिए रख दिया। अपनी तकलीफ़ को शायद मैं भूल गई थी। जल्दी जल्दी 4 मोटी मोटी रोटियां बनाई और सब्जी को थाली में डालकर दरवाजे पर ले आई। अम्मा दरवाजे की चौखट पर सर को टिकाए आंखें बंद किए बैठी थी। मैंने उनको हिलाकर कहा, अम्मा लो ये खाना खा लो। उन्होंने आंखें खोली और मेरे हाथ में थाली देखकर उनके चेहरे पर एक बहुत ही दयनीय सी मुस्कान आई। मेरे आगे हाथ जोड़कर धीरे से बोली, बिटिया ये रोटी मैं घर जाकर खा लूँगी, तुम अखबार में लपेट दो तो मेहरबानी होगी। सब्जी भी रोटी के साथ लपेट देना। मैंने आग्रह किया कि वो यहीं खा ले, पर वो बार बार यही मिन्नत करती रही कि वो यहाँ नहीं, अपने घर जाकर खाएगी। मैंने उनके कहने के हिसाब से रोटियों को अखबार में लपेट दिया और सब्जी एक प्लास्टिक के डब्बे में डालकर उनको थमा दी और वो मुझे दुआएं देते हुए मेरे सर पर हाथ रख कर वहाँ से चली गई। दिल को एक सुकून सा मिला कि चलो एक भलाई का काम कर दिया, और मैं अपने लिए चाय बनाने रसोई में चली गई। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। मैं बाजार के काम से घर से कुछ दूर गई थी। वापस लौट कर आते हुए आज सोचा कि रिक्शा नहीं करती, पैदल ही घर तक चली जाती हूँ। थोड़ी वॉक भी हो जाएगी और कुछ खरीदारी भी करनी हुई तो आसानी रहेगी। अभी कुछ दूर ही चली थी कि मेरी नज़र सड़क के पास एक छोटी सी कुटिया पर पड़ी। वहाँ वो ही अम्मा दिखाई दी जो उस दिन घर पर आई थी। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और उनके पास चली गई। पता नहीं क्यों, पर उनसे एक सहानुभूति सी महसूस हो रही थी। देखने में वो गरीब और लाचार ज़रूर थी, पर उनके चेहरे पर जो शालीनता थी वो कुछ अलग ही थी, जिसको देखकर मुझे उस दिन भी कुछ अजीब सा ज़रूर लगा था। मैं उनके पास गई और उनको प्रणाम किया। उनसे उनका हाल पूछा और उनके इस जगह पर रहने का कारण पूछने से मैं खुद को रोक नहीं पाई। मेरे सवाल पर वो थोड़ा झिझक गई, पर उन्होंने अपनी नज़रें झुका ली। मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी कुटिया में ले गई। वहाँ चारपाई पर एक बूढ़े व्यक्ति को दिखाकर मुझसे बोली, बिटिया ये मेरे पति हैं। मैं और मेरे पति यहीं पास में ही एक बहुत ही आलीशान मकान में रहते थे। मेरे पति का अच्छा कारोबार था। हमारा एक बेटा है जो अभी विदेश में रहता है। हमने उसको अच्छी शिक्षा देने के लिए विदेश भेजा था, परंतु पढ़ाई करने के बाद वो वहाँ ही काम करने लगा। वहीं घर लेने के लिए उसने अपने पिता से काफ़ी पैसा मांगा, तो मेरे पति ने अपनी दुकान को गिरवी रख कर उसको पैसा भिजवा दिया। उसने कहा कि मैं आप लोगों को अपने साथ विदेश में ही रखूँगा। उसने वहीं शादी कर ली और एक दिन उसने कहा कि मैं आप दोनों को लेने आ रहा हूँ, आप तैयारी कर लो। हमने कहा कि इतना बड़ा घर किसके लिए है, हम यहीं रहेंगे और तुम भी अपनी पत्नी को लेकर वापस आ जाओ, हम सब मिलकर बहुत खुशी से रहेंगे। तब उसने कहा कि अगर आप मेरे साथ विदेश में भी रहोगे तो वहाँ भी हम खुशी से रहेंगे। अभी आप लोग यहाँ अकेले रहते हो तो मुझे आप दोनों की चिंता रहती है। मेरा काम बहुत अच्छा है और हम सब साथ रहेंगे तो एक दूसरे का अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। तब हमने सोचा कि बेटे की बात मान लेने में ही भलाई है। फिर एक दिन हमारा बेटा आया
और उसने हमको ये घर बेचने पर मजबूर कर दिया, ये कहकर कि अब इस घर को यहाँ किसके भरोसे छोड़ कर जाएंगे, इसको बेच देते हैं और हमेशा के लिए वहीं बस जाते हैं। बस हमसे यही एक बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने घर को बेचने की हामी भर दी। घर बिक गया और वो यह कह कर कि मैं एयरपोर्ट के लिए टैक्सी लेकर आता हूँ। हम अपने सामान के साथ घर के दरवाजे पर खड़े उसका इंतज़ार करते रहे और वो टैक्सी लेकर नहीं आया। हम जैसे तैसे रिक्शा करके एयरपोर्ट गए, वहाँ बेटे के नाम से पता कराया तो पता चला कि वो तो कभी का अपनी फ़्लाइट लेकर जा चुका था। हम बेसहारा होकर वापस अपने घर लौट कर आए, पर वो भी तो बिक चुका था, हम कहीं के नहीं रहे थे। हमारे साथ हमारी ही औलाद ने विश्वासघात किया था, वो हमको बेसहारा सड़क पर छोड़कर भाग गया था। हम इतने शर्मिंदा थे कि अपने किसी रिश्तेदार को भी ये सब नहीं बता सकते थे और इन्होंने मुझे ऐसा करने से मना किया भी था। हमने भी सोचा था कि हमारा बेटा, जिसको हमने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, वो हमारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता, इसलिए हमने रिश्तेदारों को कुछ भी न बताने का निर्णय किया। इतना बड़ा सदमा ये झेल नहीं पाए और इनको दिल का दौरा पड़ गया। जो थोड़े बहुत गहने मैंने पहन रखे थे उनसे ही इनका इलाज करवाया। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, इसलिए यहाँ ये छोटा सा छप्पर डालकर रहने का ठिकाना बनाया है। ये अब बिस्तर से अपने आप उठ भी नहीं पाते हैं, इसलिए मैं इनको छोड़कर कहीं काम करने भी नहीं जा सकती। उस दिन तुमने जो खाना मुझे दिया था वो आखिरी बार था जो हमने पेट भर कर खाया था। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मैं उस अम्मा की बातें सुन रही थी और मेरी आंखों के आगे वो मंजर घूम रहा था। जो भी उनके साथ हुआ था, मैं सन्न रह गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं जल्दी से अपने पर्स को टटोला और उसमें से कुछ रुपए निकालकर उनके हाथ में थमा दिए और ये बोलकर वहाँ से निकली कि माँ जी, मैं जल्द ही आपसे दोबारा मिलूँगी। घर आकर बस यही सोचती रही कि कैसे उनकी मदद करूं। तभी मुझे मेरी एक सहेली संगीता का ध्यान आया जो एक NGO चलाती है। मैंने अपना फ़ोन उठाया और उसको फ़ोन लगाया। उसके फ़ोन उठाते ही मैंने पूरा वाक़या उसको सुना दिया और जल्दी से मुझे मिलने के लिए कहा। वो अगले ही दिन मेरे घर आ गई और हम दोनों सीधे उस अम्मा की कुटिया पर पहुंच गए। अम्मा मुझे दोबारा वहां देखकर आश्चर्यचकित हो गई और मेरे सर पर हाथ रख कर बोली कि बिटिया, ये कौन है आज तुम्हारे साथ। मैंने उन्हें अपनी सहेली के बारे में बताया और दोनों का आपस में परिचय करवाया। मेरी सहेली ने उनसे दोनों के पहचान पत्र मांगे और अगले दिन आने का कहकर चली गई। अगले दिन वो अपने साथ एक मिनी ट्रक लेकर आई थी और उसने मुझे अम्मा की कुटिया पर ही फ़ोन करके बुला लिया। हमने ड्राइवर की मदद से उनका सारा सामान उस ट्रक में लोड कर दिया और एक ऑटो रिक्शा से हम उन दोनों को लेकर वृद्धाश्रम के लिए निकल गए। वहां पहुंचकर हमने उनका सारा सामान अच्छे से व्यवस्थित करके एक कमरे में लगा दिया। वहां उनके रहने की अच्छी व्यवस्था थी। कमरा छोटा ज़रूर था पर साफ़ सुथरा था। 2 पलंग पास पास लगे थे, उन पर साफ़ चादरें बिछी थी और साथ में एक स्टूल पर पानी का जग और 2 गिलास रखे थे। हमने उन दोनों को वहाँ सही से बिठा दिया और उनके लिए खाने की व्यवस्था करने के लिए चले गए। वो एक बहुत ही साफ़ सुथरा वृद्धाश्रम था जहाँ और भी काफ़ी बूढ़े लोग थे जिनको उनकी औलादों ने यहाँ रहने पर विवश कर दिया था, जो अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ रह रहे थे। उन सब के चेहरे देखकर लगा कि वृद्धाश्रम में इंसान कितना लाचार हो जाता है, अपना सब कुछ अपनी औलाद पर न्यौछावर कर देता है और वो ही निर्मोही संतानें उनको सड़क पर छोड़ देती हैं या फिर यहाँ वृद्धाश्रम में लाकर पटक देती हैं। हम सबको ही इनसे सबक लेना चाहिए। अपनी वृद्धावस्था के लिए हम सभी को कुछ न कुछ रकम संभाल कर ज़रूर रखनी चाहिए। अपनी औलाद पर इतना भी भरोसा नहीं करना चाहिए। आज अगर उन अम्मा के पास अपने बुढ़ापे के लिए कुछ बचत होती तो उनको यूं भीख मांगने पर मजबूर न होना पड़ता, और अगर बेटे पर आंख मूंद कर विश्वास न किया होता तो अपने घर में ठीक से रह रही होती। हमने आश्रम की रसोई से उनके लिए खाने का बंदोबस्त किया और जाकर उनके पास बैठ गए। उन दोनों की आंखों में आंसू थे और उनके हाथ बार बार हमको आशीर्वाद देने के लिए उठ रहे थे।
संगीता ने मुझे बताया कि ये आश्रम उन लोगों की बदौलत ही चल रहा है जो कभी कभी डोनेशन कर देते हैं। बहुत से लोग तो चुपचाप यहाँ डोनेट करके चले जाते हैं। इसलिए हम सबको डोनेशन करनी चाहिए और इन जैसे लोगों की मदद करनी चाहिए। अब हमको इन अम्मा के लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी थी, उनको इंसाफ दिलाना था। हमने प्रण किया कि हम इनको इंसाफ दिला कर रहेंगे और फिर मैं वापस अपने घर आ गई। आज दिल में एक सुकून था क्योंकि मैंने आज किसी की मदद की थी। आज लग रहा था कि मैं चैन से सो पाऊंगी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।